ये जो हमारा है वो है टॉपिक नंबर 5 जो है नागरिकता। तो नागरिकता का अर्थ क्या है, अर्जन कैसे किया जा सकता है, खोया कैसे जा सकता है, आदर्श नागरिकता क्या होती है, आदर्श नागरिकता के लक्षण क्या होते हैं और आदर्श नागरिकता की विशेषताएं कह सकते हैं क्या होती हैं, आदर्श नागरिकता में बाधाएं क्या क्या उत्पन्न होती हैं और जो नागरिक हैं उनका पर्यावरण के प्रति जो है दायित्व क्या होता है, ये सारी चीजें हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, तो बिल्कुल धुआंधार पढ़ेंगे भाई। ये सब ऐसे टॉपिक है जो आपको किसी भी सिंगल बुक में बिल्कुल भी नहीं मिल पाएगी। काफी परिश्रम किया गया है, अलग अलग टॉपिक को यहाँ पे ला करके ऐड किया गया है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं नागरिकता का अर्थ। ठीक है, तो नागरिकता का अर्थ क्या होता है। आज विश्व के प्रत्येक व्यक्ति जो है वो किसी न किसी राज्य का नागरिक जरूर है। तो नागरिकता की अवधारणा सार्वभौमिक स्वरूप ले चुकी है। अतः यह स्पष्ट है कि नागरिकता वह स्थिति है जिसमें व्यक्ति किसी राजनीतिक समुदाय का क्या होता है, सदस्य होता है और अपना सार्वजनिक जीवन में भाग लेता है। तो नागरिकता एक नागरिक एक ऐसा व्यक्ति होता है जो राज्य के प्रति क्या करता है, निष्ठा रखता है और राज्य द्वारा उसे संरक्षण प्राप्त होता है। प्रसिद्ध यूनानी विद्वान अरस्तु महोदय थे। तो अरस्तु ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक क्या, राजनीति यानी कि पॉलिटिक्स में इसका जो है सर्वप्रथम व्याख्या किया था और नगर या राज्य में उन निवासियों को नागरिक माना है जिन्हें नगर व राज्य से राजनीतिक अधिकार प्राप्त हों तथा इस स्थिति को ही क्या कहा जाता है, नागरिकता कहा जाता है। ठीक है, तो अरस्तु हम लोगों ने यहाँ पर पढ़ लिया था। अरस्तु ने नागरिकता के बारे में भी जो है बहुत अच्छी तरीके से बताया है कि कौन कौन नागरिक होंगे, कौन से नागरिक नहीं होंगे। ठीक है, तो अरस्तु के अनुसार जो भी जो शासन है या फिर न्यायिक कार्य है उनमें भाग लेते हैं वही नागरिक होते हैं और बाकी कोई नागरिक नहीं होता है। तो ये अरस्तु महोदय ने दिया था। अर्थात अरस्तु के अनुसार नागरिक वह है जो राज्य यानी कि नगर के विचारात्मक कार्यों में और उसके अधिकारियों के चयन में क्या करता है, भाग लेता है, वही अरस्तु के अनुसार नागरिक होता है। तो नागरिकता को कई विचारकों ने क्या किया है, परिभाषित किया है। तो आइए हम लोग देखते हैं नागरिकता की परिभाषा। तो पहले आएंगे ब्लैक बोल महोदय। तो ब्लैक बोल महोदय के अनुसार नागरिकता का आशय क्या है, तो नागरिकता का आशय एक राज्य की पूर्ण और उत्तरदायित्व भरी क्या है, सदस्यता है। यही सारी चीजें आपके एग्जाम में पूछी जाती हैं, समझ रहे हैं ना। जितने भी थिंकर थाट मतलब जितने भी विद्वान हैं उन्होंने क्या कहा इस चीज को लेकर के, यही आपके एग्जाम में 99.9% पूछा जाता है। तो इसी को आपको ध्यान में रखना है। तो जे.एम. विलेट महोदय ने क्या कहा है कि नागरिक राजनीतिक बंधन का सूत्र है और यह इसकी प्रकृति पर क्या करता है, निर्भर करता है कि वह कितना मजबूत है। आगे हम लोग देखेंगे D.W. ब्रोगन के अनुसार तो नागरिकता के दो पहलू होते हैं। प्रथम क्या होता है, व्यक्ति नागरिक का यह अधिकार है कि राजनीतिक समाज के प्रबंधन में उसकी सलाह ली जाए तथा इस विचार विमर्श में वह अपना सकारात्मक योगदान दे। और जो द्वितीय होता है वो ये कि इसका उल्टा यह है कि जब प्रत्येक नागरिक को वह अपना सकारात्मक योगदान दे। द्वितीय है इसका उल्टा, जब प्रत्येक नागरिक को परामर्श में सम्मिलित होने का अधिकार है और वह इस परामर्श के परिणामों से भी क्या होता है, बाध्य होता है। बैलेट के अनुसार देखेंगे तो नागरिक समाज के सदस्य हैं। किसके, नागरिक जो हैं वो समाज के सदस्य हैं, वो समाज के कुछ कर्तव्यों से आबद्ध हैं, उसकी सत्ता के अधीन हैं और सभी लोगों में बराबर के अधिकारी हैं। तो ये हो गया बैलेट महोदय के अनुसार। लास्की के शब्दों में हम लोग देख लेते हैं। तो लास्की अपनी शिक्षित बुद्धि को लोकहित हेतु प्रयुक्त करना ही क्या है, नागरिकता है। शिक्षित बुद्धि को लोकहित के लिए प्रयुक्त करना ही क्या है, नागरिकता बता दिया किसने, लास्की महोदय ने। अब हम लोग देखेंगे T.H. मार्शल महोदय। तो T.H. मार्शल महोदय के अनुसार नागरिकता किसी सामाजिक समुदाय की संपूर्ण सदस्यता के साथ जुड़ी हुई प्रतिष्ठा और जिन्हें यह प्रतिष्ठा हासिल हो वही क्या होंगे, नागरिक होंगे। तो ये अलग अलग परिभाषाएं रही, इनको आप लोग यहाँ पे याद करिए। अब हम लोग देखते हैं नागरिकता के लक्षण या फिर विशेषताएं। तो नागरिकता की प्राप्ति कहाँ हो सकती है भाई, तो वो राज्य में हो सकती है। नागरिकता का आशय क्या है, नागरिकता का आशय है राजनीतिक समुदाय के राजनीतिक सामाजिक जीवन में सहभागिता। नागरिक होने के नाते व्यक्तियों को कतिपय कुछ अधिकार मिले हैं और इनके कुछ कर्तव्य भी होते हैं। नागरिक वह है जो राज्य में मत दे सकता है और विभिन्न राजनीतिक पदों पर नियुक्त होने का अधिकारी हो। इसके कुछ कर्तव्य भी होते हैं, किसके, नागरिकों के। जैसे भारत में हम देखेंगे
देखेंगे तो राज्य उनको अधिकार प्रदान करता है और नागरिकों के भी कुछ कर्तव्य होते हैं राज्य के प्रति। तो नागरिकता के प्रकार हम लोग देखते हैं। तो नागरिकता दो प्रकार की होती है, एक होता है जन्मजात नागरिकता और दूसरा होता है देशीयकरण से नागरिकता की प्राप्ति करने वाला नागरिक। तो पहले हम लोग देखते हैं जन्मजात नागरिक कौन होते हैं। तो जन्म के आधार पर दो प्रकार से नागरिकता प्राप्त होती है। कैसे कैसे? एक तो वंश या रक्त संबंध का सिद्धांत है। तो वंश और रक्त संबंध का सिद्धांत क्या कहता है? जब नागरिकता वंश अथवा जन्म के आधार पर निर्धारित की जाती है तब हम उसे क्या कहते हैं? जन्मजात नागरिक कहते हैं। और इस सिद्धांत के अनुसार जो बच्चे हैं, बच्चों को उस राज्य की नागरिकता प्राप्त होती है जहां पर उसके माता पिता रहते हैं और बच्चे का जन्म कहीं भी हुआ हो इससे मतलब नहीं है। ठीक है, तो माता पिता जहाँ के नागरिक हैं तो वो जन्मजात जो है बच्चे की भी नागरिकता हो जाती है। जन्मजात का सिद्धांत यहाँ पर हम लोगे, यह सिद्धांत जो है प्रथम सिद्धांत का क्या है? विलोम है। अर्थात बच्चे के माता पिता कहीं के भी रहने वाले हों पर बच्चों को नागरिकता वहीं की मिलेगी जहां पर क्या होती है? उसका जन्म होता है। ठीक है, तो ये है जन्मजात का सिद्धांत। ये भी आपको यहाँ से ध्यान रखना है, थोड़ी सी अंतर है, आपको गड़बड़ कर देगा। वंश अथवा रक्त में क्या होता है कि माता पिता जहाँ के नागरिक हैं उसको वहाँ की नागरिकता मिल जाती है चाहे वो जहाँ पैदा हो। जैसे भारत के माता पिता उसके हैं तो भारत की नागरिकता मिल जाएगी चाहे वो अमेरिका में पैदा हो। लेकिन जन्मजात का जो सिद्धांत ये बोलता है कि उसके माता पिता भारत के नागरिक हों, लेकिन अगर वो बच्चा अमेरिका में जन्म लिया तो अमेरिका का नागरिक हो जाएगा, एज एग्जाम्पल टाइप में। अगला हम लोग देखते हैं देशीयकरण के द्वारा। तो यह नागरिकता देने की क्या है भाई? एक प्रक्रिया है जिसमें कोई भी व्यक्ति कहीं का भी निवासी हो अथवा उसका जन्म कहीं भी हुआ हो, वह एक निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुए किसी भी देश की नागरिकता के लिए क्या कर सकता है? प्रार्थना पत्र दे सकता है। तो संबंधित जो देश होगा अपने कानून के अनुसार उस प्रार्थना पत्र पर विचार करेगा और कुछ निश्चित शर्तें पूरी करने की स्थिति में वो नागरिकता वहां पर प्रदान कर देगा। तो जो आवेदक होगा, आवेदन करेगा नागरिकता के लिए, उसे निम्न शर्तें जो है पूरी करनी होती हैं। कौन कौन से? अपनी पूर्व की नागरिकता को त्यागना पड़ता है भाई, जहाँ का है वहाँ के त्यागोगे तब नया मिलेगा। नए राज्य के प्रति राज्य भक्ति निष्ठा की आपको शपथ लेनी पड़ती है और नए राज्य से संबंधित जो राज्य हैं उसके संविधान या कानून द्वारा निर्धारित अवधि तक क्या होता है? निवास करना होता है। जैसे भारत में है 5 साल 7 साल जो है निवास मांगता है कि यहाँ पर निवास कर रहे हो और अप्लाई करने के 1 साल पहले लगातार रह रहे हो, ठीक है, तो नागरिकता मिल जाती है। संविधान के प्रति निष्ठा प्रदर्शित करना होता है। तो ये जो शर्तें हैं यह शर्तें संबंधित देश के कानून पर निर्भर करती हैं। इसके अलावा जो नागरिकता है, नागरिकता प्राप्त करने की वैधानिक प्रक्रिया विभिन्न देशों में अलग अलग हो सकती है। भाई इंडिया में कुछ दूसरा है, वहाँ कुछ दूसरा है, तो यहाँ कुछ दूसरा होता है। अब हम लोग देखेंगे नागरिकता की प्राप्ति के प्रमुख आधार। तो प्राप्ति के कौन कौन से आधार हो सकते हैं? तो पहला है निवास। ठीक है, तो सभी देशों में ऐसा नियम है कि राज्य के अंतर्गत निश्चित अवधि तक निवास करने वाला जो व्यक्ति होता है वो नागरिकता प्राप्त कर सकता है। दूसरा है विवाह। अगर किसी देश की स्त्री किसी दूसरे देश के पुरुष से विवाह कर लेती है तो उस स्त्री को अपने पति के देश की नागरिकता बड़े आराम से मिल जाती है। तो ये हो गया। तीसरा देखेंगे संपत्ति। तो कुछ लैटिन अमेरिकी देश हैं जहां पर अगर कोई व्यक्ति वहां की संपत्ति खरीद लेता है तो उसकी नागरिकता प्राप्त हो जाती है। चौथा है नौकरी। अगर कोई व्यक्ति एक निश्चित अवधि तक किसी राज्य में नौकरी कर लेता है तो वहां का नागरिक बन जाता है। ठीक है, अभी अलग अलग देशों में अलग अलग अवधारणाएं हैं, ये भारत के परिप्रेक्ष्य में नहीं है। ठीक है, भारत वाला आपको नहीं देखना है, ये पूरे विश्व की एक नॉर्मल अवधारणा है। तो किसी राज्य पर विजय पा लेना। तो अगर किसी राज्य द्वारा किसी अन्य राज्य पर विजय प्राप्त कर ली जाती है तो जो पराजित राज्य है उसके लोग जो है विजयी राज्य के नागरिक कहलाने लगते हैं। गोद लेने से अगर कोई व्यक्ति किसी विदेशी बच्चे को गोद ले ले तो बच्चे को माता पिता की नागरिकता क्या हो जाती है? प्राप्त हो जाती है। ठीक है, तो इतने तरीके रहे प्राप्त करने के। अब हम लोग देखते हैं नागरिकता की समाप्ति कैसे कैसे हो सकती है। तो वो होता है नागरिकता का त्याग, कि अगर कोई व्यक्ति स्वेच्छा से अपने राज्य की नागरिकता छोड़ना चाहता है, छोड़ देता है, तो उसकी नागरिकता समाप्त हो जाएगी, लेकिन सरकार से अनुमति से वो ऐसा कर सकता है। ठीक है, लेकिन भारत में ये लागू नहीं है। भारत में कोई व्यक्ति नागरिकता का त्याग नहीं कर सकता है। दूसरा देखेंगे विवाह। तो विदेशी पुरुष से विवाह करने पर अगर जो स्त्री है वो किसी विदेशी व्यक्ति से विवाह कर लेती है तो अपने देश की नागरिकता खो देती है।
अनुपस्थिति यानी सरकार की अनुमति के बगैर ज्यादा समय तक अगर विदेश में कोई रहता है तो उसकी क्या होती है, नागरिकता समाप्त हो जाती है। और ये व्यवस्था हमारे भारत में भी है। विदेश सम्मान यानी सरकार की अनुमति के बगैर अगर कोई विदेश सम्मान प्राप्त करता है तो नागरिकता खो देता है। ठीक है, जैसे इंडिया में है, अगर कोई विदेशी उपाधि या सम्मान प्राप्त करना है तो उससे राष्ट्रपति की अनुमति लेनी पड़ती है। अगला है देशद्रोह। तो देशद्रोह करने पर अथवा सेना से भागने पर भी जो है नागरिकता छीनी जा सकती है। तो ये रहे अर्जन और प्राप्त करने के तरीके। अब हम लोग देखते हैं आदर्श नागरिक। आदर्श नागरिक के गुण। ठीक है, आदर्श नागरिक के गुण। चलिए, तो जो आदर्श नागरिक होते हैं वो क्या होते हैं, तो इस संबंध में महान दार्शनिक क्या हैं, अरस्तु महोदय हैं। तो अरस्तु ने कहा है कि जो श्रेष्ठ नागरिक होते हैं, श्रेष्ठ नागरिक ही श्रेष्ठ राज्य का निर्माण कर सकते हैं। इसीलिए राज्य के नागरिक क्या होने चाहिए, आदर्श होने चाहिए। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आज का जो युग है वो प्रजातंत्र का युग है, तो जिसमें शासन का दायित्व तो कहाँ पर होता है, वहाँ के नागरिकों पर होता है। अतः जो आदर्श नागरिकता है, आदर्श नागरिकता ही राज्य के विकास का क्या होता है, यहाँ पर आधार होता है। और एक आदर्श नागरिकों में अग्रलिखित गुणों का होना क्या है, आवश्यक है। तो आइए हम लोग देखते हैं आदर्श नागरिकों के लक्षण। ठीक है, जो कि आपके टॉपिक में दिया गया है कि आदर्श नागरिक के लक्षण क्या क्या होने चाहिए। तो उत्तम स्वास्थ्य यानी आदर्श नागरिक में उत्तम स्वास्थ्य का होना क्या है भाई, बहुत आवश्यक है। जब वो व्यक्ति अस्वस्थ रहेगा तो वो क्या रहेगा, समाज पर एक भार के रूप में होता है। वह ना तो अपने व्यक्तिगत कर्तव्यों को और ना ही समाज के प्रति अपने कर्तव्यों का पालन कर सकता है। इसलिए उत्तम स्वास्थ्य होना जरूरी है। दूसरा है सच्चरित्रता। मनुष्य के व्यक्तिगत और सामाजिक जीवन में जो सच्चरित्रता है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। चरित्रवान जो व्यक्ति होता है वही आदर्श नागरिक बन सकता है, क्योंकि चरित्र द्वारा ही व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का सर्वोत्तम विकास कर सकता है। अगला है शिक्षा। तो शिक्षा जो होती है वो आदर्श नागरिक के जीवन की क्या है, नींव है। तो इस संबंध में महात्मा गांधी जी ने भी कुछ कहा है। क्या कहा है कि जो शिक्षा है, जो आत्मा का भोजन है, स्वस्थ नागरिकता की क्या है, प्रथम शर्त है। शिक्षा ही अज्ञान के अंधकार का विनाश कर ज्ञान का प्रकाश करती है, और अशिक्षित नागरिक कभी भी आदर्श नागरिक नहीं बन सकता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो ये गांधी जी के अनुसार जो है ये सारी बातें हैं, आपको ध्यान में रखना है। अगला जो है विवेक और आत्म संयम। तो एक महोदय थे लॉर्ड ब्राइस महोदय। लॉर्ड ब्राइस महोदय ने क्या कहा है कि जो विवेक है वो आदर्श नागरिक का पहला गुण है। ठीक है, यानी कि विवेक के आधार पर ही नागरिक अच्छे या बुरे का ज्ञान प्राप्त करता है तथा अपने कर्तव्यों अधिकारों को भली प्रकार से क्या करता है, समझ सकता है। तो इस प्रकार से हम लोग देखेंगे कि आदर्श नागरिक का जो दूसरा गुण है वो है आत्म संयम, अर्थात नागरिक में अपने हितों का परित्याग कर देने की स्थिति में आत्म संयम की भावना जो है यहाँ पर होनी चाहिए। अगला है परिश्रमशीलता। तो परिश्रमशीलता व्यक्तिक विकास और सामाजिक प्रगति की क्या है भाई, आधारशिला है। इससे व्यक्ति में स्वावलंबन की भावना आती है, और परिश्रम जो होता है, परिश्रमी व्यक्ति ही आदर्श नागरिक बन करके अपना और समाज का और देश का क्या कर सकता है, कल्याण कर सकता है। भाई जब तक काम नहीं करोगे तब तक अपना समाज का देश का कल्याण कैसे करोगे, बैठे रहोगे। अगला है कर्तव्य परायणता। तो जो श्रेष्ठ सामाजिक जीवन है उसके लिए कर्तव्य परायणता की जो भावना है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो कर्तव्य परायणता है वो आदर्श नागरिक के जीवन की यहाँ पर कुंजी है। अगला है परोपकारिता। तो जो आदर्श नागरिक है, आदर्श नागरिक में परोपकार की भावना होनी क्या है, आवश्यक है। यानी समाज के जो असहाय हैं, दीन हैं, दुखिया हैं, अपाहिज हैं, उस पर उपकार करना ये प्रत्येक व्यक्ति का क्या है, ये प्रत्येक व्यक्ति का मौलिक कर्तव्य है। सहानुभूति और दया। तो सहानुभूति और दया की भावना भी क्या है भाई, आदर्श नागरिक के अनिवार्य गुण हैं। ये ही व्यक्ति को दूसरों की सहायता करने के लिए क्या करते हैं, प्रेरित करते हैं। तो इसमें बहुत इजी है, आपको यहाँ से ध्यान में रखना है। अगर ऑप्शन में दे दिया गया कि आदर्श नागरिकता के गुण या लक्षण कौन है कौन नहीं है, तो इस प्रकार से 4 ऑप्शन बना करके आपको दे सकता है कौन कौन लक्षण है कौन कौन नहीं है। तो इस प्रकार से आप इसका आंसर बड़े आराम से दे सकते हैं। अगला है मितव्ययिता।
यानी कि आवश्यक व्यय करना, ये क्या है, आदर्श नागरिक का एक महान गुण होता है। क्योंकि जो व्यक्ति फिजूल खर्ची करता है उसे अपने जीवन में अनेक प्रकार की कठिनाइयों का क्या करना पड़ता है, सामना करना पड़ता है। तो आवश्यक खर्च करने वाला व्यक्ति स्वयं तो कष्ट उठाता ही है अनावश्यक, ठीक है, साथ ही परिवार हो गए, समाज हो गए, राष्ट्र हो गए, उनको भी हानि पहुंचाता है। अर्थात जो आदर्श नागरिक हैं, आदर्श नागरिक में मितव्ययिता का गुण होना जो है वो अति आवश्यक है। अगला है आज्ञा पालन और अनुशासन। तो जो एक आदर्श नागरिक होते हैं उनमें आज्ञा पालन और अनुशासन की भावना होती है और होनी अनिवार्य भी है, क्योंकि तभी वह राज्य द्वारा बनाए गए कानूनों का निष्ठापूर्वक क्या करेगा, पालन कर सकेगा और दूसरों को भी ऐसा करने की प्रेरणा वो दे सकेगा। अगला हम लोग देखते हैं जागरूकता। तो आदर्श नागरिक के लिए यह आवश्यक है, क्या आवश्यक है भाई, कि वह अपने अधिकारों और कर्तव्यों के प्रति क्या रहे, जागरूक रहे। आदर्श नागरिक को अपने परिवार, ग्राम, प्रांत और राष्ट्र के हितों के प्रति भी जागरूक रहना चाहिए और उनके प्रति जो उनका कर्तव्य है उन कर्तव्यों का पालन भी करना चाहिए। अगला जो है वो है प्रगतिशीलता। तो आधुनिक युग जो है क्या है, लोकतंत्र का युग है, अतः यह आवश्यक है कि जो आदर्श नागरिक हैं वो रूढ़ियों एवं कुरीतियों की अपेक्षा कर क्या करें, प्रगतिशील विचारों के अनुकूल अपना आचरण करें। अगला है निस्वार्थता। तो आदर्श नागरिक को स्वार्थपरता से क्या रहना चाहिए, दूर रहना चाहिए। अतः जो उसका अंतःकरण है वो जन कल्याण के उच्च आदर्शों से यहाँ पर प्रेरित होना चाहिए, ठीक है। चलिए अगला जो है मताधिकार का उचित प्रयोग। तो जो आधुनिक प्रजातांत्रिक युग है उसमें सभी वयस्क, चाहे वो स्त्री हो पुरुष हो, उनको मताधिकार प्राप्त है। तो इस अधिकार का उचित प्रयोग निष्पक्षता के साथ करना ये क्या है, प्रत्येक आदर्श नागरिक का प्रथम कर्तव्य है। तो इस अधिकार के अनुचित प्रयोग से शासन में भ्रष्टाचार जो है फैल सकता है और शासन सत्ता अयोग्य व्यक्तियों के हाथों में क्या होता है, पहुंच जाता है। चलो अगला देखते हैं हम लोग देशभक्ति। तो आदर्श नागरिक का सर्वोच्च गुण क्या है भाई, वो है देशभक्ति। तो प्रत्येक आदर्श नागरिक में देशभक्ति की भावना कूट कूट कर भरी होनी चाहिए। संकट के समय क्या होती है कि देशभक्ति की भावना से प्रेरित होकर के नागरिक अपना सर्वस्व क्या करते हैं, बलिदान करने के लिए तत्पर हो जाता है। तो ये सारी चीजें हैं आदर्श नागरिक के लक्षण। तो निष्कर्ष रूप में हम क्या कह सकते हैं, निष्कर्ष रूप में हम यह कह सकते हैं कि जो आदर्श नागरिक हैं उसमें उपयुक्त गुणों का होना आवश्यक है, क्योंकि आदर्श नागरिक ही समाज और देश की उन्नति के चरम शिखर पर पहुंचा सकता है, ठीक है। तो ये काफी इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पर हो गया। अब उसके बाद हम लोग देखेंगे कि आदर्श नागरिकता के मार्ग में आने वाली बाधाएं कौन कौन सी हैं। तो हम देखेंगे कि कोई भी नागरिक जन्म से ही एक आदर्श नागरिक को गुणों को लेकर के भाई पैदा तो नहीं होता है, अपितु वह बड़ा होकर अपने जीवन में इन गुणों का विकास करता है, ठीक है। तो परिवार हो गए, समुदाय हो गए, समाज हो गए और राज्य हो गए, तो उसके लिए उन सुविधाओं को जुटाते हैं जिनसे वह एक आदर्श नागरिक बन सकता है। किंतु कभी कभी क्या होता है कि आदर्श नागरिक बनने के मार्ग में बहुत सारी बाधाएं भी आती हैं, जिसके फलस्वरूप वह आदर्श नागरिक के गुणों से क्या हो जाता है, वंचित रह जाता है। तो कौन कौन सी बाधाएं हैं यहाँ पर अग्रलिखित नीचे यहाँ पर दी गई हैं, वो है अशिक्षा और अज्ञानता। तो अशिक्षा ही अज्ञानता की क्या है, जड़ है। यानी जो अज्ञानी व्यक्ति होंगे उनमें उचित अनुचित का अंतर कर पाने का वो विवेक बिल्कुल भी नहीं होगा, और अशिक्षित व्यक्ति भाई ना तो अपने व्यक्तित्व का विकास कर सकता है और ना ही राष्ट्र की सेवा कर सकता है। अतः क्या होनी चाहिए, अशिक्षा और अज्ञानता ये क्या होती है कि व्यक्ति के आदर्श नागरिक बनने के मार्ग में बाधा उत्पन्न करते हैं। दूसरा है व्यक्तिगत स्वार्थ। तो ये व्यक्तिगत स्वार्थ जो है आदर्श नागरिक के मार्ग में सबसे बड़ी बाधक बन करके आती है, क्योंकि वही व्यक्ति अपना ही स्वार्थ जो है देखता है। स्वार्थी व्यक्ति हमेशा अपने ही स्वार्थ को सर्वोपरि मानता है और अपने ही स्वार्थ की पूर्ति के लिए समाज और राष्ट्र के हितों का भी क्या कर देता है, बलिदान कर देता है। तो वह केवल अपने विषय में ही सोचता रहता है, कार्य करता रहता है और जीवित रहता है। तो किसी भी तरह से अपने स्वार्थों की पूर्ति कर लेना ही वह सब कुछ मानता है। तो इसमें जो है वो राष्ट्र और राज्य में, समाज में वो कोई योगदान नहीं दे पाता है। उदाहरण के तौर पर हम लोग अगर देखना चाहें तो जैसे व्यापारी के रूप में काला बाजारी, सरकारी अधिकारी के रूप में रिश्वतखोरी,
निजी स्वार्थों की प्रबलता की कुछ मुद्दाओं के लिए राष्ट्रीय हितों का ये सब सौदा कर लेते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। तीसरा जो बाधा है वो है निर्धनता या फिर आर्थिक विषमता। तो आदर्श नागरिकता के मार्ग में आर्थिक बाधाएं क्या होती हैं, प्रबल होती हैं। आर्थिक बाधाओं में जैसे कि दरिद्रता हो गई, बेरोजगारी हो गई, आर्थिक विषमता हो गई, ये सब प्रमुख चीजें हैं। भूखे व्यक्ति की नैतिकता और ईमान केवल रोटी बन जाती है। जैसे कि गंभीर आर्थिक जो विषमताएं होती हैं उनमें वर्ग संघर्ष की भावना भी उत्पन्न करती हैं, जिससे व्यक्ति क्या करता है, अपने वर्ग के हित के लिए समाज के हित को अनदेखा कर देता है। ठीक है, तो ये एक बाधा हो गई। अगला है अकर्मण्यता। तो जो अकर्मण्य व्यक्ति होंगे या फिर आलस्य व्यक्ति होंगे उनको कार्य करने के प्रति क्या कर देता है, उदासीन बना देता है। तो ऐसा व्यक्ति किसी प्रकार के कार्य करने में रुचि नहीं लेता है, तो अपने कर्तव्य पालन से दूर रहना चाहता है। तो जो कर्तव्य पालन जो है राज्य के प्रति कर्तव्य है, अगर वो आप नहीं करेंगे तो आदर्श नागरिक नहीं बन सकते हैं। तो इस प्रकार जो अकर्मण्यता है वो आदर्श नागरिक की उपलब्धि में महान दुर्गुण है। ठीक है, चलिए अगला जो बाधा है वो है सांप्रदायिकता और जातीयता। तो अनेक बार क्या करता है भाई, व्यक्ति अपने संप्रदाय अथवा जातिगत स्वार्थों के वशीभूत होकर के समाज और राज्य के हितों की अवहेलना करने लगता है, और इसी भावना के कारण देश के जो अनेक भाग हैं उसमें भीषण रक्तपात और आत्मदाह जैसी घटनाएं भी घटित हुई हैं। तो इस प्रकार की जो संकुचित भावनाएं होती हैं वो मनुष्य को आदर्श नागरिक नहीं बनने देती हैं। ठीक, चीजें समझ में आ रही होंगी आपको बहुत अच्छी तरीके से। अगला है अनुचित दलबंदी। तो जो आधुनिक प्रजातंत्र है उसका आधार क्या है, दलीय व्यवस्था है। तो स्वस्थ दलीय परंपरा प्रजातंत्रीय शासन की क्या है, सफलता में सहायक होती है तथा जनसाधारण में राजनीतिक चेतना उत्पन्न करती है। किंतु वही अगर अनुचित दलबंदी हो जाए तो अनुचित जो दलबंदी होगी वो सारे वातावरण को क्या कर देती है, विषाक्त कर देती है। यहाँ तक कि विभिन्न राजनीतिक दल अपने लाभ के लिए जातीय सांप्रदायिक भावनाओं को भड़का करके क्या करते हैं, दंगे भी करवाते हैं। किसके लिए, अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए, दलीय लाभ के लिए। तो ऐसे दूषित वातावरण में अगर आदर्श नागरिकता की कल्पना करना भी क्या हो जाता है, असंभव हो जाता है। तो सारी चीजें समझते चलिए। सामाजिक जो कुप्रथाएं हैं और कुछ रूढ़िवादिता है इनका भी असर पड़ता है। तो सामाजिक कुप्रथाएं जो होती हैं वो भी आदर्श नागरिकता के मार्ग में बाधक बन जाती हैं। भारतीय समाज में अगर हम देखें तो छुआछूत हो गया, जाति पाति का भेद हो गया, बाल विवाह हो गया, दहेज प्रथा हो गया, सती प्रथा हो गया, विधवा विवाह हो गया। ये ऐसे कुछ सामाजिक कुप्रथाएं हैं जो कि आदर्श नागरिक बनने में बाधा उत्पन्न करती हैं। अगला है उग्र राष्ट्रीयता और साम्राज्यवाद। तो ये जो उग्र राष्ट्रीयता है उसके कारण नागरिक क्या करता है भाई कि अपने राष्ट्र को ऊंचा समझते हैं तथा दूसरे राष्ट्रों से क्या करते हैं, घृणा करते हैं। वे अपने राष्ट्र के क्षुद्र स्वार्थ के लिए पड़ोसी राष्ट्रों में सांप्रदायिकता हो गई, वैमनस्य हो गया, आतंकवाद हो गया, इन सबको बढ़ावा देने लगते हैं। और इसके अतिरिक्त जो साम्राज्यवादी होते हैं वो भी आदर्श नागरिक जीवन की प्रबल शत्रु है। साम्राज्यवादी देश क्या करते हैं भाई, छोटे राज्यों को पराधीन कर लेते हैं। ठीक है, और जिसके कारण यहाँ पर युद्ध होता है। उदाहरण के तौर पर अगर हम इसको देखना चाहें तो जैसे इराक की साम्राज्यवादी कार्यवाही के कारण इराक और बहुराष्ट्रीय सेनाओं में क्या हुआ था, यहाँ पर भीषण युद्ध हुआ था। ठीक है, इतनी चीजें हो गई। अब हम लोग देखेंगे पर्यावरण सुरक्षा के प्रति नागरिक दायित्व। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप लोग बहुत पहले से पढ़ते हुए आ रहे होंगे कि पर्यावरण को बचाने के लिए, संरक्षित करने के लिए मानव के कर्तव्य क्या क्या होना चाहिए। तो प्राकृतिक जो पर्यावरण संरक्षण और प्राकृतिक संतुलन है उसको बनाए रखने के लिए जो नागरिक हैं उनके दायित्व क्या क्या होने चाहिए वो हम देखते हैं। तो कुछ यहाँ पर चीजें दी गई हैं कि घरों में आमतौर से प्रयोग किए जाने वाले जो रसायन हैं, कीटनाशक हैं, उनका प्रयोग कम से कम करिए। ठीक है, और जो इन चीजें जो रसायन कीटनाशक होते हैं उनको नालियों में अनावश्यक रूप से नहीं बहाया जाता है और पानी के संरक्षण तक जो है इसको बचाया जाता है।
कि इससे पानी क्या हो जाएगी, दूषित हो जाएगी। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। पानी का कम से कम प्रयोग करना चाहिए, यानी कि पानी को घरों के आसपास इकट्ठा नहीं भी होने देना चाहिए। आवश्यक अगर ना हो तो भाई पंखा, बत्ती इत्यादि विद्युत उपकरण आप सभी को बंद कर देना चाहिए। नागरिक होने के नाते आपका कर्तव्य है ऐसा करना चाहिए। सौर ऊर्जा पर आधारित जैसे कुकर हो गए, वाटर हीटर हो गए और अन्य संयंत्र हो गए, धूम रहित चूल्हा हो गया, बायोगैस संयंत्र हो गया, घरों में रोजमर्रा के कार्यों में इनका प्रयोग करना चाहिए। ठीक है। पुनर्चक्रणीय योग्य जो सामग्री हैं जैसे कि स्टील, कांच, इनके द्वारा निर्मित वस्तुओं का ही प्रयोग करना चाहिए। ठीक। कागज के आपको दोनों तरफ लिखने की आदत डालनी चाहिए। प्लास्टिक की थैलियों का कम से कम प्रयोग करना चाहिए। तो ये सब आपका नागरिक होने के नाते ये सब दायित्व बनता है कि यह सब करें। घरों में जो उत्सर्जित कचरे होते हैं उससे विभिन्न भागों जैसे जैवीय कचरा, ठीक है, जैवीय कचरा, कागज, बोतल, प्लास्टिक इत्यादि को क्या करना चाहिए, पुनर्चक्रीकरण क्रिया हेतु अलग अलग एकत्रित करें। वन्य जीवों के जो चमड़े होते हैं, फर होते हैं, सींग होते हैं, इन सभी से निर्मित वस्तुओं का उपयोग ना करें। ठीक है। जनसंख्या विस्फोट को रोकने हेतु परिवार सीमित रखें और जो वन्य जीव जंतु होते हैं उनके प्रतिकूलता ना दिखाएं और राज्य के वैकल्पिक जो स्रोत हैं उसका उपयोग करने का यहाँ पर आप प्रयास करें। ठीक है। तो ये जो हमारा आज का टॉपिक था नागरिकता, ठीक है, ये यहाँ पर होता है समाप्त। ठीक है। तो हम लोगों ने नागरिकता देखा क्या होता है, उसका अर्थ देखा, विभिन्न विद्वानों द्वारा दिए गए उसका जो है परिभाषा देखा, इसका लक्षण क्या होते हैं वो देखा। ठीक है। हम लोगों ने बाद में आदर्श नागरिकता देखा, आदर्श नागरिकता के जो है गुण क्या होने चाहिए वो देखा, आदर्श नागरिकों के मार्ग में कौन सी बाधाएं आती हैं वो देखा और पर्यावरण के प्रति नागरिक के जो दायित्व होते हैं वो देखा। ठीक है। तो इस प्रकार से ये जो चैप्टर है ये होता है एंड। ठीक है। हमें तो लगता नहीं कि इसमें कुछ बच रहा होगा, और बच भी रहा होगा तो कैसे, कहीं भी आपको नॉर्मली किसी बुक में नोट्स में ये सारे टॉपिक आपको मिल ही नहीं सकते हैं। ठीक है। इतना जो यहाँ पर कलेक्ट करके आपके लिए दे दिया गया है, इतना ही अगर आप अच्छे तरीके से तैयार कर लेते हैं तो सारे क्वेश्चन आपको यहीं से बिल्कुल 100% मिल जाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।